वेलकम टू रीडेक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक्स शुरू करते हैं। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ ध्रुव की एक क्लासिकल कॉमिक्स जिसका नाम है डॉक्टर वायरस। ये कॉमिक्स रिलीज हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत और इसके मेन कैरेक्टर में थे सुपर कमांडो ध्रुव। ये एक्शन और थ्रिलर से भरपूर कॉमिक्स है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस एक्शन से भरपूर कॉमिक्स को जिसका नाम है डॉक्टर वायरस। हमारे चारों तरफ के वातावरण में फैले रहते हैं इस दुनिया के सबसे सूक्ष्म जीव, जीवाणु एवं विषाणु यानी वायरस। मानवों के लिए बेहद घातक इन जीवों के वश में रहती है मनुष्यों की जान। पर यह वायरस जिसके वश में रहते हैं उस महाखतरनाक शख्सियत का नाम है डॉक्टर वायरस, सुपर कमांडो ध्रुव। कथा एवं चित्र अनुपम सिन्हा, संपादन मनीष गुप्ता। अपनी हार मानकर मेरी वायरल फौज में शामिल हो जा ध्रुव, वरना मेरे वायरल मैन तेरे चीथड़े करके ही दम लेंगे। ध्रुव का सिर चाहे कट जाए पर वो शैतान के सामने कभी नहीं झुकेगा। जीत आखिरकार सत्य और न्याय की ही होगी। कुल्लू की बर्फीली वादियों में से एक सड़क सांप की तरह बल खाती हुई बर्फ से ढकी गगनचुंबी चोटियों की तरफ बढ़ती है। सेना के कब्जे वाली ये सड़क कई सैन्य चौकियों को पार करती हुई एक गुप्त इमारत पर जाकर खत्म हो जाती है। ये इमारत वास्तव में एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला है जिसमें डॉक्टर वर्गीस जैसा प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक एक अत्यंत गुप्त प्रयोग कर रहा है। वेलकम जनरल, तुम एकदम ठीक समय पर आए हो। मैं अपने प्रयोग के अंतिम चरण में ही था। ओह माय गॉड, ये कैसा पेड़ है डॉक्टर? ये मेरी 2 साल की मेहनत का नतीजा है जनरल। इस दुनिया में 2 तरह की जिंदा प्रजातियां होती हैं, एक पशुओं की यानी हमारी और दूसरी पौधों की। ये पेड़ इन दोनों प्रजातियों का मिला जुला रूप है। इसकी आकृति पेड़ जैसी जरूर है पर यह पशुओं की तरह चल फिर सकता है और अपना खाना पानी खुद ढूंढ सकता है और इसमें एक टैंक जैसी शक्ति है। कमाल है, मुझे तो देखकर भी यकीन नहीं हो रहा है। जरा सोचो जनरल, इन वृक्ष पशुओं की तैनाती से हमारे देश की सीमाएं कितनी सुरक्षित हो जाएगी और हमारे कई सैनिकों की बहुमूल्य जानें भी बचेंगी। वाह, पर तुमने इसको तैयार कैसे किया है? स्पेशल बीटा वायरस से। कोई भी पौधा मेरे बीटा वायरस पर पलकर वृक्ष पशु बन सकता है, पर इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा डॉक्टर? इसके तने रूपी छाती के अंदर लगे इस कंप्यूटर चिप से ये चिप्स आदेश को ग्रहण करता है और वृक्ष पशु उसी आदेश के अनुसार काम करता है। वेरी गुड, पर अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस वायरस का मानवों पर क्या असर होता है। चाहता तो मैं भी था, पर इस प्रयोग के लिए आदमी कहाँ से आएगा? उसके लिए तुम जो हो डॉक्टर वर्गीस। क्या मतलब है तुम्हारा जनरल? डॉक्टर वायरस तुम यहाँ पर? हाँ मूर्ख, असली जनरल इस वक्त मेरी जीप में बेहोश पड़ा है। पर डॉक्टर वायरस। और घबरा, डर से थर-थर कांप वर्गीस। मैं वही डॉक्टर वायरस हूँ जो तुम सारे जीव वैज्ञानिकों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान था और इसी कारण मैंने किसी सरकार के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम करना ज्यादा पसंद किया। फिस। मैं सिर्फ एक ही वैज्ञानिक को अपने बराबर का मानता था और वो वैज्ञानिक तुम थे वर्गीस। इसलिए जब मुझे ये खबर मिली कि तुम 2 साल से इस प्रयोगशाला में काम कर रहे हो तो मैं तुरंत समझ गया कि तुम्हारी खोज कुछ अद्भुत होगी। इस बीटा वायरस के लिए शुक्रिया वर्गीस। तुम बहुत अच्छे आदमी थे। मुझे पूरा भरोसा है कि मरकर तुम सीधे स्वर्ग ही जाओगे। प्रणाम। डॉक्टर वायरस की उंगली रिमोट कंट्रोल के बटन पर दबी और हजारों टन बर्फ ने प्रयोगशाला को अपने आगोश में लेकर उसका नामो निशान मिटा दिया। व्रुम। एक खतरनाक घटनाक्रम शुरू हो चुका था। अगले दिन के अखबारों में सिर्फ एक छोटी सी खबर छपी थी। सैन्य अधिकारियों ने गुप्त प्रयोगशाला की खबर को छिपाना ही ज्यादा ठीक समझा था। बर्फ धसकने से वैज्ञानिक की मृत्यु, टनों बर्फ में लाश ढूंढना असंभव। पर सच्चाई सिर्फ डॉक्टर वायरस जानता था और कुछ महीने बाद किसी को इस घटना की याद तक नहीं थी। बस रहने दीजिए मैनेजर साहब, शाम के 6:30 बज चुके हैं, बाकी काम कल खत्म कर लेंगे। नहीं ध्रुव, सिर्फ 1-2 पेपर और बचे हैं, इनको भी निपटा ही देते हैं। पर तुमने तो मुझे आश्चर्यचकित कर दिया ध्रुव। मैं तो समझता था कि तुम सिर्फ मारधाड़ में ही एक्सपर्ट हो, पर तुम तो एक अच्छे बिजनेसमैन भी हो। तुमने जिस तरह से जुपिटर सर्कस के बीमे से मिले 50 लाख रुपयों को इतने ही दिनों में कई गुना बढ़ा लिया है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ पापा की सलाह का। छनाक। अगर पलक भी झपकाई तो खोपड़ी में कहीं छेद कर दूंगा। डकैती। मैनेजर का हाथ अलार्म बटन की तरफ बढ़ा और मशीन गन तड़तड़ा उठी। तड़ तड़ तड़। बाहर चलो।
पढ़िए प्रतिशोध की ज्वाला। बाहर चलो। हालांकि इस वक्त बैंक में कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम है, पर इस वक्त कोई भी हरकत दिखाने का अर्थ इनकी जान से खेलना है। मुझे सही मौके का इंतज़ार करना पड़ेगा। ओहो, तो कमांडो ध्रुव भी यहाँ पर मौजूद है। वेरी गुड 3, तुमने इसको तुरंत कब्जे में लेकर बहुत अच्छा किया, पर मैं अभी भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। इन सबको स्ट्रांग रूम में बंद कर दो। सभी कर्मचारी राइफलों के साए में स्ट्रांग रूम के अंदर घुसने लगे। मैं अपनी चाल ज़रा धीमी कर लूँ ताकि इस भीड़ में सबसे आखिरी में मैं ही रहूँ। अब सभी लोग स्ट्रांग रूम के अंदर सुरक्षित हैं, पर मेरा इसके अंदर जाने का कोई इरादा नहीं है। मैनेजर साहब, स्ट्रांग रूम को अंदर से बंद कर लीजिए। कुछ पलों तक कोई लुटेरा कुछ नहीं कर सका। गोलियां चलने पर उनके अपने साथी की जान भी जा सकती थी, और जब तक गोलियां चलाने का मौका आ पाता, तड़ 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 ध्रुव अपना स्थान छोड़ चुका था। ओह, पता नहीं बैंकों में इतना बड़ा हॉल क्यों बनाते हैं, कहीं छिपने तक की जगह नहीं है। इन गोलियों से बचने के लिए किसी ढाल का इंतजाम करना पड़ेगा। रटटटटटट। और उसके लिए ये कैश बॉक्स एकदम उपयुक्त चीज़ है। कड़ाक तड़ाक, कैश बॉक्स के मोटे स्टील से टकराकर गोलियां इधर उधर छितराने लगी। ठाक ठाक। इससे पहले कि लुटेरे अपनी पोजीशन बदलकर फायरिंग करते, ध्रुव तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। तड़ 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 तड़, और बंदूकों की नालियां कैश बॉक्स में कैद हो गई। फटाक, और ध्रुव के भीषण घुसे दोनों के जबड़ों से आ टकराए। ताड़ ढिशू धड़ाम। आखिरी डकैत समझ गया था कि वो ध्रुव से अकेला नहीं निपट सकता। हेलो, नंबर 1 हियर, डॉक्टर वायरस। यहाँ पर ध्रुव मौजूद है, हमको मदद चाहिए। मेरा नाम मत ले मूर्ख, मदद तो बैंक के बाहर गाड़ी में मौजूद है, मैं उसको आदेश देता हूँ। डिशू। चौथा लुटेरा भी एक ही बार में धराशायी हो गया, और ध्रुव ने लपक कर फोन उठा लिया। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर, ध्रुव हियर, मैं मेट्रो बैंक से बोल रहा हूँ। यस, यहाँ पर डकैती का प्रयास किया गया था। 4 लुटेरे थे, चारों फिलहाल बेहोश पड़े हैं। हाँ, बैंक के ऑटोमेटिक दरवाजे भी बंद है। अब मैं कर्मचारियों को स्ट्रांग रूम से बाहर निकालने जा। ध्रुव की आवाज़ एक तेज कड़कड़ाहट में गुम हो गई। बैंक के स्टील के दरवाजे जमीन पर आ गिरे थे, और उसमें से बैंक के अंदर प्रविष्ट हो रही थी एक अजीबोगरीब और भयानक आकृति। ये क्या चीज़ है? देखने में तो मनुष्य लगता है, और नहीं भी। पहला बार ध्रुव को ही करना था। धड़ाक। पर इस बार का कुछ असर होगा, इसका भरोसा ध्रुव को खुद भी नहीं था। धड़ाक, और अगले ही पल ध्रुव को अपना जबड़ा टूटता हुआ सा महसूस हुआ। धड़ाक। आह, पूरा जबड़ा हिल गया। अब क्या करूं? आसपास बचाव की कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। ये ऑटोमेटिक राइफल, पर यह मुझे जीवित प्राणी लग रहा है। मैं इस पर गोली चलाना नहीं चाहता। धड़ाक। राइफल को लाठी की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं इसका गला दबाकर दम घोंट सकूं तो इस पर काबू पाया जा सकता है। परंतु पूरी ताकत के बावजूद ध्रुव उस खतरनाक प्राणी की गर्दन को तिल भर भी नहीं दबा पाया, और ध्रुव का शरीर मच्छर की तरह हवा में उड़ा दिया गया। धड़ाक। उफ, अब मेरे पास कोई और चारा नहीं। इस शैतान को ऐसे छोड़ देने का मतलब कई निर्दोष जिंदगियों का बलिदान होगा। ध्रुव ने ट्रिगर दबाया। गोलियों का निशाना पैर थे, पर सभी गोलियां सख्त ऊपरी खाल में ही धंसकर रुक गई। तड़ 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 तड़। ध्रुव का एक बार और बेकार हो गया था। धड़ाक। आओ, ये तो मेरे कुछ कर पाने से पहले ही मेरी सारी हड्डियां तोड़ डालेगा। ध्रुव का शरीर बैंक में लगे पानी साफ करने के यंत्र एक्वाप्योर से आ टकराया। धम। पानी की धार। इसकी आंखों में यह धार डालने से यह कुछ देर के लिए देख नहीं सकेगा। शायद उतनी देर में मुझे कोई उपाय सूझ सके। आंखें बंद हो जाने से उस प्राणी का पैर जमीन पर गिरे पानी पर आ फिसला। फचैक। फिर, और उसका जबड़ा एक्वाप्योर से आ टकराया। कड़ैक। पानी में मौजूद जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए एक्वाप्योर में लगे अल्ट्रावायलेट यंत्र से किरणें निकलकर उस प्राणी के जबड़े से टकराने लगी। पानी साफ करने का वो यंत्र जो अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा पानी में मौजूद कीटाणुओं को नष्ट करता है। और कुछ देर बाद जब वो प्राणी ध्रुव की पकड़ से छूटकर पलटा तो उसके चेहरे पर मानवीय खाल साफ नजर आ रही थी। सड़क। ये क्या? इसकी थोड़ी पर से लाल खाल कैसे गायब हो गई? कुछ भी हो, अब यही जगह मेरे हमले का निशाना होगी। और एक भीषण वार से ही कड़ैक, उस प्राणी का शरीर जमीन पर आ गिरा। डॉक्टर वायरस के साथ ध्रुव का टकराव शुरू हो चुका था। अब इसको अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा। पिटाई भी मुझे ही करनी पड़ती है, और अस्पताल भी मुझे ही पहुंचाना पड़ता है। और फिर ये आखिर चीज़ क्या है डॉक्टर साहब? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ध्रुव।
मैंने अभी इसकी खून की जांच की थी। उस जांच में मुझे एक रहस्यमय वायरस का पता चला है। मुझे यकीन है कि इसकी इस हालत का कारण वो वायरस ही है। तुमसे लड़ते समय एक्वाप्योर से निकलती अल्ट्रावायलेट किरणों ने इसके जबड़े पर के वायरस को नष्ट कर दिया होगा और उस स्थान से वायरसों के नष्ट होते ही इसकी खाल फिर से मानव जैसी हो गई होगी। बात तो समझ में आती है। मैंने भी पढ़ा है कि अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें कई प्रकार के जीवाणु और विषाणुओं को नष्ट कर देती है, पर ऐसा कौन नीच हो सकता है जो अच्छे भले इंसान को ऐसी भयानक स्थिति में पहुंचा दे। ये तो यही बता सकता है, पर इस वक्त ये कोमा यानी गहरी बेहोशी में है। हमको इसके होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा और तब तक कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इस घटना से मुझे एक भयंकर खतरे की बू आ रही है। खतरा ध्रुव के अनुमान से कहीं ज्यादा भयानक था। चेज की पकड़ा गया? ये क्या बक रहे हो? यह असंभव है। उसको पकड़ा आखिर किसने? ध्रुव ने। मैं यानी डॉक्टर वायरस इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान जीव वैज्ञानिक हूँ। मैंने अपनी लेबोरेटरी में कई तरह के जीवाणु और विषाणुओं को डेवलप किया है और उन विषाणुओं के संतुलित मात्रा के इंजेक्शन लगा लगा कर मैंने अपने लिए एक शक्तिशाली और खतरनाक वायरल मैनों की फौज खड़ी कर ली है। और मेरी उसी फौज के एक भयानक वायरल मैन चेचकी को एक मामूली से छोकरे ने पकड़ लिया और साथ ही साथ मेरा बैंक लूटने का प्लान भी बेकार हो गया। मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए और तुरंत चाहिए, वरना मेरी सारी योजना ठप हो जाएगी। अभी मुझको अपनी लेबोरेटरी में बीटा वायरस का उत्पादन करने के लिए ढेर सारा रुपया चाहिए। वर्गीस वाला बीटा वायरस तो प्रयोग करने में ही खत्म हो चुका है और ऐन वक्त पर यह मूर्ख चेचकी ध्रुव से पिट गया। अगर चेचकी होश में आ गया तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। अब चेचकी को होश में नहीं आना चाहिए। उसको खत्म कर दो और उसके बाद ध्रुव को रास्ते से हटाने का तरीका सोचो। पर डॉक्टर वायरस को यह पता नहीं था कि नेशनल फॉरेस्ट जैसे सुनसान जगह पर बनी उसकी प्रयोगशाला को एक जोड़ी सुर्ख आंखें बड़े ध्यान से देख रही थी। और फिर राजनगर हॉस्पिटल में उस प्राणी की क्या हालत है डॉक्टर? मैं 2 घंटे पहले उसको देखने गया था ध्रुव, तब तक वो बेहोश था। तुम जाकर एक चक्कर लगाओ। और इसी वक्त चेचकी के रूम के बाहर। ये काम मुझे सबसे खराब लगता है राम सिंह। बस गधों की तरह पहरा देते रहो। तेरा क्या ख्याल है? बोलता क्यों नहीं यार? 32 वो प्राणी 40 नंबर में है, आगे वाले मोड़ में दाहिने। और बेहोश चेचकी के कमरे में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आकृति घुस रही थी। मोड़ से मुड़ते ही ध्रुव को खतरे का सिग्नल सामने नजर आ गया। कमरे के अंदर एक लिजलिजा हाथ चेचकी का ऑक्सीजन मास्क हटाकर उसकी नाक और मुंह को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। और जब तक ध्रुव कमरे के दरवाजे पर आता, चेचकी का शरीर और उसकी धड़कन खामोश हो चुकी थी। ओह, एक और भयंकर प्राणी। क्या नर्क का कोई दरवाजा खुला रह गया है? पर ये जो कोई भी हो, इसने इस बेहोश प्राणी को खत्म कर दिया है। पर क्यों? अब वह घृणित आकृति वापस दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। कोड़क के रास्ते से हट जा छोकरे। कोड़क नाम तो पट्टे का फिट बैठ रहा है, पर मैं इसको जाने नहीं दे सकता, वरना फिर मुझे इस षड्यंत्र की जड़ तक कौन पहुंचाएगा। ध्रुव की बंधी मुट्ठी कोड़क की तरफ लपकी और ध्रुव को अपना हाथ किसी मोटे गद्दे में धंसता हुआ सा महसूस हुआ। धच। तो तू कोड़क से लड़ना चाहता है लड़के? ले, मैं तेरी इच्छा पूरी किए देता हूँ। ध्रुव की चकित आंखों के सामने कोड़क के हाथ ने रबर बैंड की तरफ लंबा होकर ध्रुव के शरीर को अपनी कुंडली में कैद कर लिया और फिर एक झटके से ध्रुव का शरीर लट्टू की तरह घूमता हुआ दरवाजे से बाहर आ गिरा। साय, ये तो उस लाल राक्षस से भी ज्यादा खतरनाक जीव लग रहा है। मुझे तो लगता है कि इससे पहले मैं इसके जरिए इसके बॉस तक पहुंच सकूं, ये मुझे अपने जरिए भगवान तक पहुंचा देगा। इधर एक जिंदगी और मौत का संघर्ष चल रहा था। कड़ाक। और दूसरी तरफ डॉक्टर वायरस की लेबोरेटरी में अट्टहास गूंज रहा था। हा हा हा, बन गया। मैंने वर्गीस वाले बीटा वायरस को अपनी लैब में डेवलप कर लिया है, पर मेरा बनाया वायरस उससे कहीं अधिक असरदार है। अब मुझे रोकने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। हा 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 हा। परंतु डॉक्टर वायरस को रोकने वाला दूर नहीं, बल्कि बहुत पास ही था, और वो था पृथ्वी पर मौजूद हर तरह के पेड़ पौधों का राजा वनपुत्र, जो काफी देर से डॉक्टर वायरस की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। कमाल है, ऐसा वृक्ष तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आखिर ये किस प्रजाति का वृक्ष है? शायद मेरे प्रश्नों का उत्तर ये वृक्ष ही मुझे दे दे। वनपुत्र ने तने पर अपने हाथ को एक खास तरीके से रगड़ा। खर्रड़। और पेड़ में एक संदेश प्रेषित होने लगा। लेकिन वनपुत्र ये नहीं जानता था कि इन पेड़ों को प्रकृति ने नहीं, बल्कि बीटा वायरस ने उगाया है, और वे उसकी भाषा को नहीं समझ रहे हैं। और वृक्ष की शाखा रूपी बाहों ने वनपुत्र को जकड़ लिया। पें 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 पें।
वनपुत्र के संदेश देते ही वृक्ष पशु के अंदर फिट ऑटोमेटिक अटैक सिस्टम चालू हो गया और डेंजर सिग्नल लेबोरेटरी के अंदर तक पहुंचने लगा। अरे ये तो खतरे का सिग्नल है। पीप 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 पीप, यानी किसी ने मेरे पेड़ों के साथ छेड़छाड़ की है। और बाहर, वाह वाह, मेरा ऑटोमेटिक अटैक सिस्टम बिल्कुल सटीक काम कर रहा है। इसकी तो टेस्टिंग हो गई। अब मैं इस बीटा वायरस की टेस्टिंग एक इंसान पर करना चाहता था और शैतान ने एक ग्राहक को खुद ब खुद मेरे पास भेज दिया। वनपुत्र की फैली आंखों के सामने एक चमकती सुई उसके शरीर की तरफ बढ़ रही थी और वो असहाय था। और इसी दौरान एक भीषण संघर्ष और भी जोर पकड़ रहा था। धप! इस कोड़क के गद्देदार शरीर पर तो मेरे जोरदार से जोरदार वारों का भी कोई असर नहीं हो रहा है और ये एक ही घूंसे में मुझे पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दे रहा है। तड़ाक! रेडियोथेरेपी कक्ष, जहां पर रोगियों का इलाज रेडियो विकिरणों द्वारा किया जाता है। ये कोड़क भी मुझे किसी वायरस का शिकार लग रहा है, यानी विकिरणों के द्वारा अगर इसके शरीर के वायरसों को नष्ट कर दिया जाए तो ये अपने असली रूप में आ जाएगा और तब इस पर काबू पाना एक मामूली बात होगी। ध्रुव के अचानक और ताबड़तोड़ हमले से कोड़क भौचक्का रह गया। धड़ाक! तार! और ध्रुव को उसे ठीक जगह पर पटकने का मौका मिल गया। सिकंजे कस गए और कोड़क का शरीर मशीन के अंदर जा घुसा। मशीन के चालू होते ही अदृश्य विकिरणों की किरणें कोड़क के शरीर पर बरसने लगी। क्लिक! घर! याव! रेडियो विकिरणों का असर हो रहा था, पर तभी तड़पते कोड़क का हाथ रबर की तरह खींचकर लंबा होने लगा और मशीन को पावर पहुंचाने वाले बिजली के तार टूटकर नीचे आ गिरे। चटाक! चिड़तड़ चिड़तड़! मशीन एक झटके के साथ रुक गई। अगले ही पल कोड़क का गद्देदार शरीर दबकर बंधनों से बाहर फिसल गया। कोड़क ने अपने भागने का इरादा बदल दिया था। तड़ाक! शनाक! अब उसका पूरा ध्यान ध्रुव को अपने रास्ते से हटाने में लग गया था और ध्रुव उसके अमानवीय शिकंजे में असहाय था। उसका मस्तिष्क धीरे धीरे अंधेरे के गर्त में गिरने लगा। जिंदगी और मौत सिर्फ एक सांस की दूरी पर रह गई थी। छल छपाक कि तभी अस्पताल के बगल में बह रही नहर में एक तेज हलचल ने कोड़क का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। नहर से निकलकर एक रहस्यमय आकृति कोड़क और ध्रुव की तरफ बढ़ रही थी। कुछ समझ पाने से पहले ही कोड़क ने अपने लिजे शरीर को हवा में उड़ता हुआ पाया। धड़ाक! नहर से निकला हुआ अजीबोगरीब बर्फ मानव कम से कम कोड़क का दोस्त तो नहीं था। कोड़क खुद भी इस बर्फ मानव के एकाएक आ जाने से चकित था, पर वो इस वक्त किसी से भी लड़ने को तैयार था। लेकिन उसको बर्फ मानव की शक्तियों का कतई अंदाजा नहीं था। अमानवीय फुर्ती से बर्फ मानव ने कोड़क के दोनों हाथों को पकड़ लिया और कोड़क के पूरे शरीर में एक तेज ठंडी लहर दौड़ गई। उसका पूरा बदन पलक झपकते सर्द हो गया। अपनी सारी शक्ति उसको खत्म होती सी महसूस हुई। कुछ ही पलों में कोड़क अपने होशो हवास खो चुका था और ध्रुव के होश वापस आ रहे थे। ध्रुव ने बर्फ मानव को भी अपनी तरफ मुड़ते हुए देखा और तभी शोर होने लगा। अस्पताल की तरफ से भागते हुए कई लोग घटनास्थल की तरफ आ रहे थे। बर्फ मानव पल भर के लिए ठिठका और फिर उसने नहर में छलांग लगा दी। छपाक! एक और अजीबोगरीब प्राणी। यह आखिर था क्या? कोड़क का दुश्मन या फिर मेरा दुश्मन? बर्फ मानव किसका आदमी था ये तो किसी को भी मालूम नहीं था, पर कोड़क की मदद के लिए डॉक्टर वायरस का एक और आदमी अस्पताल के बाहर मौजूद था और इस अफरा तफरी में किसी ने उसको अस्पताल से बाहर जाते नहीं देखा। उस आदमी की मंजिल थी नेशनल फॉरेस्ट के छोर पर बनी डॉक्टर वायरस की प्रयोगशाला, जहां पर वनपुत्र एक भयंकर खतरे का सामना कर रहा था। एक सुई वनपुत्र की तरफ बढ़ रही थी और वनपुत्र को आभास हो रहा था कि यह सुई बंदूक से भी अधिक खतरनाक है। उसने अपनी पूरी जंगली शक्ति का इस्तेमाल किया और उसका एक पैर वृक्ष पशु के शिकंजे से आजाद हो गया। अगले पल डॉक्टर वायरस पर एक भरपूर लात आ पड़ी। धड़ाक! इंजेक्शन के टुकड़े टुकड़े हो गए। डॉक्टर वायरस क्रोध से पागल हो उठा। ठहरो, गोली मत चलाना। इसके टुकड़े टुकड़े तो मेरा पालतू वृक्ष पशु करेगा। इसी बहाने इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। वृक्ष पशु अटैक! आदेश मिलते ही वृक्ष पशु के शाखा रस्सी हाथ वनपुत्र के शरीर को दो विपरीत दिशाओं में खींचने लगे। वृक्ष पशु की शक्ति के सामने वनपुत्र की ताकत मामूली थी, परंतु इससे पहले कि वनपुत्र के शरीर को वृक्ष पशु चीर डालता, या! वनपुत्र के मुंह से एक अजीब सी चीख निकली और अगले ही पल डॉक्टर वायरस ने अपनी जिंदगी का सबसे आश्चर्यजनक दृश्य देखा। वनपुत्र की एक ही पुकार पर जंगल के छोर पर लगा यूकेलिप्टस का एक पेड़ तेजी से नीचे झुका और उसकी शाखाओं ने वृक्ष पशु के तने को कसकर जकड़ लिया।
एक तेज झटके से वृक्ष पशु की जड़ें जमीन से बाहर आ गई। वनपुत्र वृक्ष पशु के चुंगल से बचकर दूर जा गिरा। कड़ाच! पर इसके बाद भी यूकेलिप्टस की शाखाओं ने वृक्ष पशु के शरीर को नहीं छोड़ा और वृक्ष पशु को अपनी असीमित ताकत दिखाने का मौका मिल गया। अब आश्चर्यचकित होने की बारी वनपुत्र की थी। वृक्ष पशु आजाद हो गया था। जड़ें जमीन से बाहर आ जाने के बावजूद भी वृक्ष पशु खड़ा हुआ था और वो वनपुत्र के टुकड़े करने वाले आदेश को भूला नहीं था। एक खूनी संघर्ष अभी बाकी था। इसके विपरीत राजनगर अस्पताल में फिलहाल शांति थी। तुम्हारा ख्याल एकदम सही था ध्रुव। इसके शरीर में एक अजीब सा जीवाणु मौजूद है जो कोढ़ के जीवाणु से मिलता जुलता है। इसकी ये हालत उसी जीवाणु के कारण है। एक और जीवाणुओं का शिकार। अब मुझे याद आ रहा है डॉक्टर, उन बैंक लुटेरों में से एक लुटेरे ने ट्रांसमीटर पर अपने बॉस को डॉक्टर वायरस के नाम से संबोधित किया था। उस समय मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि इन प्राणियों के बॉस का नाम डॉक्टर वायरस ही हो सकता है। पर सवाल तो ये है कि उस तक पहुंचा कैसे जाए। ये गोल कांटा मुझको कोड़क के पैर में धंसा हुआ मिला था। अगर इससे तुमको कोई सूत्र मिल सके तो। ये एक जंगली पेड़ का कांटा है और राजनगर के पास सिर्फ एक ही जंगल है, नेशनल फॉरेस्ट। मुझे मेरे सवालों का जवाब वहीं से मिलेगा। पर नेशनल फॉरेस्ट में कोड़क के हार की खबर ध्रुव से काफी पहले पहुंच चुकी थी। बर्फ मानव और उसने कोड़क पर हमला किया। अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो ये सिर्फ एक ही। पर डॉक्टर वायरस की बात मुंह में ही रह गई क्योंकि उसी पर लेबोरेटरी का एक हिस्सा धराशायी हो गया। धड़ाक! वृक्ष पशु ने एक और पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया था। कड़ाक! धड़ाक! वनपुत्र इस शक्तिशाली दुश्मन के लिए अपनी लड़ाई का तरीका बदलने को मजबूर हो गया। उसने जमीन को थपथपाया और जमीन में लगे असंख्य घासों के तिनकों ने अपनी जड़ों को जमीन के अंदर और गहराई तक बढ़ा लिया और अपनी पकड़ मजबूत हो जाने के बाद घास के तिनकों ने अपने आकार को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया और वृक्ष पशु के शरीर पर चारों तरफ से घासें आ लिपटी। वृक्ष पशु का हर अंग अलग अलग दिशाओं में खिंचने लगा। चिया! और उसी पल एक गाड़ी तेजी से शहर की तरफ बढ़ी। जल्दी चलो शकूरा, अगर ये बर्फ मानव वही है जो मैं समझ रहा हूँ तो सबसे पहले हमको उसे रोकने का इंतजाम करना पड़ेगा। ओह, वो दुष्ट भाग रहा है। इसने मेरे दोस्त पेड़ों को एक विकृत रूप बनाकर इनको बदनाम करने की कोशिश की है। मैं इस दुष्ट को बगैर सबक सिखाए नहीं छोड़ूंगा। वनपुत्र चीते किसी गति से गाड़ी के पीछे लपका। वृक्ष पशु और घासों की भीषण लड़ाई का अंत देख पाने का समय अब उसके पास नहीं था। चटाक! लेकिन इस लड़ाई को देखने के लिए एक दूसरा दर्शक घटनास्थल की तरफ बढ़ रहा था। नेशनल फॉरेस्ट एकदम शांत और सुनसान स्थान है। डॉक्टर वायरस को अपने अड्डे के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। अगला मोड़ मुड़ते ही ध्रुव के सारे ख्याल सही साबित हुए। ये रही एक नई बनी इमारत। देखने से ही एक अत्याधुनिक लेबोरेटरी लग रही है, पर यह टूट फूट कैसे गई है। जमीन पर एक कार के आने और जाने के निशान बने हुए हैं और इन निशानों के साथ साथ एक जोड़ी पैरों के निशान भी है। कोई नंगे पैर गाड़ी के पीछे भागता हुआ गया है, पर कौन? लेबोरेटरी का एक हिस्सा और ध्वस्त हो गया था। गॉड डैम! ध्रुव तेजी से लेबोरेटरी के पीछे इस विनाश का कारण जानने के लिए लपका। टट कडडडड टिया! और उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत लड़ाई चल रही थी। वृक्ष पशु ने अपनी एक जड़ को लंबा किया और उसके सहारे उसका पूरा शरीर लट्टू की तरह नाचने लगा। भर! वृक्ष पशु के शरीर को चारों तरफ से खींचती घासें तेजी से तने पर लिपटने लगी। उनकी जड़ों पर जोर पड़ने लगा। कुछ ही पलों में लड़ाई का फैसला हो गया। कुछ घास के तिनके जड़ से उखड़ गए और जो कमजोर थे वो टूट गए। वृक्ष पशु कुछ देर तक भ्रमित सा खड़ा रहा। वो अपने स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आदेश देने वाला वहां पर था ही नहीं। सिर्फ डॉक्टर वायरस की जेब में रखे ट्रांसमीटर से सिग्नल वृक्ष पशु के कंप्यूटर रिसीवर तक पहुंच रहे थे। वृक्ष पशु सिग्नलों का पीछा करते हुए राजनगर की तरफ बढ़ चला। पिप 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 पिप। ये तो मुझे नहीं मालूम कि ये क्या चीज़ है, पर मैं इतना ज़रूर समझ रहा हूँ कि ये अगर राजनगर पहुँच गया तो फिर राजनगर की खैर नहीं है। ध्रुव वृक्ष पशु की तरफ लपका और उसका शरीर गोली की तरह वृक्ष पशु के तने से जा टकराया। वृक्ष पशु लड़खड़ाया तक नहीं, बल्कि ध्रुव के जमीन तक वापस पहुंच पाने से पहले ही लकड़ी की एक सख्त शाखा उसके बदन से आ टकराई। तड़ाक! इस भयानक जीव पर मेरे वारों का असर नहीं होगा। इस पर वार करने के लिए मुझे एक भारी हथियार की जरूरत है। ध्रुव ने मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके वृक्ष पशु से विपरीत दिशा में मोड़ दिया। पल भर के लिए वृक्ष पशु को ऐसा लगा मानो ध्रुव उससे डरकर भाग रहा हो,
पर कुछ दूर जाकर ध्रुव ने मोटरसाइकिल को वापस मोड़ा। उसका हाथ एक्सीलेटर पर पूरा घूम गया। स्पीडोमीटर की सुई 100 पर थिरकने लगी। व्रुम! और मोटरसाइकिल एक मिसाइल की सी रफ्तार से वृक्ष पशु से आ टकराई। धड़ाक! वृक्ष पशु ये वार नहीं झेल पाया। उसका पूरा शरीर लड़खड़ाकर नीचे आ गिरा। धम! इस भीषण टक्कर से मोटरसाइकिल की टंकी भी टूटकर चूने लगी। पेट्रोल ने बहकर वृक्ष पशु के पूरे तने को भिगो दिया। किस्मत ने ध्रुव को एक अच्छा मौका दे दिया था। उसने एक तेज झटके से मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग खींच लिया। एक किक लगते ही स्पार्क प्लग से कई चिंगारियां निकलकर वृक्ष पशु के पेट्रोल से तर तने पर आ गिरी। चिड़चिड़ चिड़चिड़! देखते ही देखते वृक्ष पशु का शरीर शोलों में घिर गया। ध्रुव ने जीत की खुशी में एक लंबी सांस खींची। हाँ! पर तभी वृक्ष पशु के माथे से एक लिसलिसे द्रव की धार फूट निकली। हस! इस! हिस! और उसके तने रूपी शरीर पर दौड़ रही आग की लपटें शांत होने लगी। वृक्ष पशु एक बार फिर ध्रुव की तरफ बढ़ा और इस बार ध्रुव उसके चुंगल में फंसी गया। हालांकि मोटरसाइकिल की टक्कर से वृक्ष पशु का तना काफी क्षतिग्रस्त हो गया था, पर उसकी अमानवीय ताकत में कोई कमी नहीं आई थी और उसको जो वनपुत्र को चीरने का आदेश मिला था उसका पालन अब वो ध्रुव के शरीर पर कर रहा था। और राजनगर में स्वर्गीय डॉक्टर वर्गीस के मकान में एक नया घटनाक्रम शुरू हो रहा था। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? तुम दोनों को मिसेज वर्गीस, पर घबराओ मत। हम तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि तुम्हारे रहने से हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्या मतलब? बाहर चलो। कुछ ही मिनटों बाद जब एक कार डॉक्टर वर्गीस के घर से बाहर निकली तो किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और राजनगर के दूसरे कोने में अब तो मुझे और भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। मुझको अपनी पूरी लेबोरेटरी को फिर से बनवाना पड़ेगा, पर सबसे पहला काम ध्रुव को ठिकाने लगाना है, वरना वो हमारे प्लान में रुकावट डालता ही रहेगा। अब मुझे एक तीर से 2 शिकार करने पड़ेंगे। पर डॉक्टर वायरस अगर इस वक्त ध्रुव की हालत देख सकता तो वो ध्रुव की चिंता करना छोड़ देता, क्योंकि ध्रुव की जिंदगी की कहानी अब खत्म होने ही वाली थी। जिस वृक्ष पशु में यूकेलिप्टस को जड़ से उखाड़ देने की ताकत थी, उसकी पकड़ से बिना मरे छूट पाना असंभव था। ध्रुव खुद भी बचने की उम्मीद छोड़ चुका था कि तभी उसकी आंखों के आगे आशा की एक किरण चमक उठी। ये पतला सा तार कैसा है? इतना तो स्पष्ट है कि इस पेड़ को प्रकृति ने नहीं बनाया है, इसको वैज्ञानिक तरीके से पैदा किया गया है। इसको कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर यंत्र लगे हैं और ये तार उन यंत्रों से ही जुड़ा हुआ है। इस तार को तोड़ देने से वे यंत्र भी बेकार हो जाने चाहिए। वैसे भी कोशिश करने में कोई हर्ज तो है नहीं। तार को तोड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ध्रुव के हाथ और पैर वृक्ष पशु के सिकंजों में जकड़े हुए थे, पर ध्रुव का सिर अभी आज़ाद था। लचीले बदन के एक ही मोड़ ने ध्रुव के दांतों को तार तक पहुंचा दिया और सिर के एक झटके से तार खींचकर बाहर आ गया। तार खींचते ही कंप्यूटर रिसीवर मृत हो गया और एक चिरचिराहट के साथ वृक्ष पशु के सिकंजे ढीले हो गए। आदेश के अभाव में वृक्ष पशु के शरीर की हर हरकत बंद हो गई और ध्रुव आज़ाद हो गया। ओह, मौत को इतने करीब से मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये भी डॉक्टर वायरस का ही नमूना लगता है। इन खूंखार प्राणियों को बनाने के पीछे डॉक्टर वायरस का ज़रूर कुछ खूनी मकसद है, और वो मकसद पूरा हो पाने से पहले ही मुझको डॉक्टर वायरस तक पहुंचना है। लेकिन ध्रुव से पहले कोई और डॉक्टर वायरस तक पहुंच चुका था। आहा, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं जानता था कि तुम मेरे पास ज़रूर आओगे। देखो, ये फ़ोटो मैंने कब से तुम्हारे लिए संभाल कर रखी हुई है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। आज डायमंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन 30 करोड़ के हीरे का एक शिपमेंट लंदन भेज रहा है। हीरो से लदा कंटेनर राजनगर बंदरगाह पर खड़ा है, पर वो हीरे लंदन नहीं, डॉक्टर वायरस के पास पहुंचने चाहिए, और ये काम तुम करोगे। ध्रुव के लिए डॉक्टर वायरस तक पहुंचने के रास्ते खुलने से पहले ही बंद हो जा रहे थे, तो ये यंत्र उस चलते फिरते पेड़ के अंदर लगा था। ध्रुव, ये दरअसल एक छोटा सा कंप्यूटर चिप है। इसमें दिए गए आदेश रिकॉर्ड हो जाते हैं, और अब वे रिकॉर्ड नष्ट हो गए हैं। इससे अब तुमको कोई मदद नहीं मिल सकती। तो अब मैं क्या करूं? क्या डॉक्टर वायरस तक पहुंचने का अब कोई पिप 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 पिप? ओह, मेरे पोर्टेबल फ़ोन पर किसी की कॉल आ रही है। हेलो, ध्रुव हियर। लड़के, ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ एक बार बोलूँगा। अब से ठीक आधे घंटे बाद राजनगर डॉकयार्ड में डकैती डाली जाएगी। डकैती डॉकयार्ड की लेन नंबर 5 में कंटेनर नंबर 13 पर डाली जाएगी। अरे, कोई आ रहा है। पर तुम कौन हो? सुनो, पुलिस को खबर क्यों नहीं? ओह, फ़ोन कट गया। क्या मुझे पुलिस को खबर करनी चाहिए? नहीं, हो सकता है कि ये खबर झूठी हो। फ़ोन करने वाले ने अपना नाम तक नहीं बताया। पर कुछ भी हो, मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा।
अगर वहां पर सचमुच कोई गड़बड़ हुई तो पुलिस को मैं वहां से सूचित कर दूंगा। पर खबर एकदम सही थी। एक बार फिर नंबर चेक कर लो, मैंने विस्फोटक फिट कर दिए हैं। यही कंटेनर है यार, नंबर 13। डायमंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन का माल इसी के अंदर रखा है। तू जल्दी से पीछे भागकर आ जा। कुछ ही पलों बाद रिमोट कंट्रोल से एक धमाका हुआ, बड़ाम, और कंटेनर के लोहे के दरवाजे के टुकड़े हवा में बिखर गए। आओ, हीरे वाला डिब्बा उठाओ और यहाँ से रफो चक्कर हो लो। कुछ ही सेकंडों बाद 2 लुटेरे हीरो भरा बक्सा लेकर तेजी से कंटेनर के बाहर निकले और कार की तरफ लपके, पर वे वहां तक पहुंच नहीं पाए। तड़ाक तड़ाक। अगले ही पल कार के अंदर से गोलियों की एक बौछार ध्रुव की तरफ लपकी, लेकिन झूलते ध्रुव तक कोई भी गोली नहीं पहुंच पाई और ध्रुव ने बंदूकधारी को बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। छनाक ताड़। बाकी दोनों बदमाश हीरो का डब्बा लेकर भागे। उनकी ध्रुव से लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन ध्रुव का भी उनको भागने देने का कोई इरादा नहीं था। धड़ाक। अब की बार दोनों बदमाश दोबारा नहीं उठ सके। पूरी लड़ाई 1 मिनट भी नहीं चली। कोई भी बदमाश ये सोच भी नहीं सकता था कि ये 2 कौड़ी के गुंडे ध्रुव के सामने 2 मिनट भी ठहर पाएंगे, सिवाय डॉक्टर वायरस के। तुम्हारा फोन सुनकर ध्रुव डॉकयार्ड पर जरूर पहुंचेगा और वहां पर वो अपनी मौत से मिलेगा। 30 करोड़ के हीरे और ध्रुव की मौत की खबर मेरे पास एक साथ ही पहुंचेगी। पर लड़ाई खत्म हो चुकी थी और ध्रुव जीत चुका था, या फिर एक लड़ाई अभी बाकी थी। हीरो का डिब्बा अब किसी के अमानवीय पैर के नीचे दबा था। ध्रुव ने नजरें उठाई और उसने बर्फ मानव की दूसरी झलक देखी। ओह, अब मुझे यकीन हो गया है कि इस डकैती के पीछे भी डॉक्टर वायरस का ही हाथ है, क्योंकि तुम्हारे जैसे नमूने को डॉक्टर वायरस के अलावा और कोई नहीं बना सकता। पर तुमने कोडक पर हमला क्यों किया था? जवाब में एक ठंडी और खरखराती आवाज गूंजी। मैं तुमको मारना नहीं चाहता, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम जा सकते हो बर्फ मानव, लेकिन बगैर इस बक्से के। अगले ही पल ये स्पष्ट हो गया कि बर्फ मानव का इरादा पक्का है, लेकिन ध्रुव आने वाले खतरे को भांप चुका था और बर्फ मानव के शरीर पर एक भीषण वार आ लगा। धड़ाक। परंतु ओह, इससे टकराते ही पल भर में मेरे जूते इतने ठंडे हो गए हैं जैसे कई घंटे बर्फ में दबे रहे हों। यानी मुझे इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं इसकी पकड़ में ना आ पाऊं और दूर से ही इस पर काबू पा सकूं। धड़ाक। बर्फ मानव लड़खड़ाकर गिरा और गिरे गिरे ही उसका हाथ उठा। उसकी उंगली सीधी हुई और उसमें से धुंध की एक लहर निकलकर चेन से जा टकराई। देखते ही देखते चेन बर्फ से ढक गई और ध्रुव के हाथ ठंडे होकर अपने आप चेन से छूट गए। और अब की बार धुंध किरण का निशाना ध्रुव के पैर थे। पल भर में ध्रुव के दोनों पैर बर्फीले शिकंजों में जकड़ गए। अब ध्रुव हिल भी नहीं सकता था और इस शिकंजे को तोड़ पाना उसकी ताकत से बाहर की बात थी। पर बर्फ मानव खुद ध्रुव की तरफ नहीं बढ़ा। उसने हवा में फूंक मारी, फू, और गीली समुद्री हवा में मौजूद पानी के कण जमकर आपस में जुड़ने लगे और बात की बात में पानी के कणों ने जुड़कर एक विशालकाय बर्फ के गोले का रूप ले लिया और एक जोरदार किक से बर्फीला गोला तेज रफ्तार से ध्रुव की तरफ लुढ़कने लगा। तड़ाक। इस मनोभारी गोले के नीचे दबने का एक ही मतलब था, एक कुचली और दर्दनाक मौत। और ध्रुव इस मौत को अपनी तरफ बढ़ता देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। पर तभी ध्रुव का शरीर अपने आप जमीन से ऊपर उठ गया और बर्फ का गोला दीवार से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। कड़ाक। ये काम तो सिर्फ एक आदमी ही कर सकता है और वो आदमी है वनपुत्र। हाँ ध्रुव, मैं काफी देर से इन दुष्टों के पीछे लगा हुआ था। तुमको यहाँ पर देखकर मैं अब तक चुप था, पर अब मैं इसको सबक सिखा कर ही छोड़ूंगा। वनपुत्र के इशारों को सिर्फ धरती के पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि समुद्री पौधे भी समझते थे। वनपुत्र के एक आदेश पर सिवरों के एक झुंड ने अपना आकार बढ़ाकर बर्फ मानव को जकड़ लिया और धीरे धीरे उनकी गिरफ्त कसने लगी। चटाक चटक कड़क झड़। पानी की ठंडक में रहने वाले समुद्री सिवारों पर बर्फ मानव की ठंडक का कुछ खास असर नहीं हो रहा था, पर बर्फ मानव के पास अद्भुत शक्तियां थी। उसने अपने शरीर के तापमान को और नीचे गिरा दिया और उसके बर्फीले शरीर पर लिपटी सिवारों का रंग हरे से बदलकर भूरा हो गया। सारी सिवारें मृत होकर उसके बदन से नीचे आ गिरी। अच्छा, यानी इस प्राणी की शक्ति इसकी ठंडक है, इसलिए इस पर ऐसी चीज से वार करना होगा जिस पर ठंड का असर ना होता हो, जैसे लकड़ी। वनपुत्र का इशारा हुआ और कई जड़ें मोटी कंक्रीट को तोड़ती हुई सतह से बाहर आ गई। चटर चटर कड़ाक। बर्फ मानव को मोटी जड़ों ने अपने सिकंजे में ले लिया
और बर्फीले शरीर को कड़ी और कठोर सतहों पर पटकना शुरू कर दिया। धड़ाक! बर्फ मानव के बदन से बर्फ के टुकड़े उड़ उड़कर हवा में छितरने लगे। अब ये दुष्ट मेरी पकड़ से बचकर नहीं जा पाएगा। वनपुत्र अपने दुश्मन को कमजोर समझने की भयंकर भूल कर रहा था। बर्फ मानव ने अपने शरीर के तापमान को और भी कम कर लिया। भड़ाक! और बर्फ से ढके शरीर पर बर्फ की और भी परतें चढ़ने लगी। उसका शरीर मोटा होने लगा, जड़ों के सिकंजे ढीले पड़ने लगे और आखिरकार जड़ों का सिकंजा खुल ही गया और बर्फ मानव आजाद हो गया। जड़ें एक बार फिर उसकी तरफ लपकी और उसी पल आश्चर्यजनक शक्ति दिखाते हुए उसने जड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। बर्फ मानव ने वनपुत्र के दोनों हमलों को बेकार कर दिया था और अब वो वनपुत्र को भी कोई मौका देने के मूड में नहीं था। फू! धुंध लहर से टकराते ही वनपुत्र का शरीर बर्फ के एक खोल में कैद हो गया और वनपुत्र अपने सारे होशो हवास खो बैठा। बर्फ मानव अब हीरो वाले डिब्बे की तरफ बढ़ा, पर इससे पहले कि उसका हाथ बॉक्स तक पहुंच पाता, बॉक्स हवा में उड़ गया। तड़ाक! ध्रुव ने एक बार फिर लड़ाई की कमान अपने हाथ में ले ली थी। इस बर्फीले प्राणी की शक्तियां तो कमाल की है, पर ये जिस तरह का भी प्राणी हो, जिंदा रहने के लिए सांस तो लेता ही होगा। फटाक! इसलिए मैं इस पर वही अस्त्र आजमाऊंगा जो मैंने किरगी पर आजमाया था, नर्व गैस का कैप्सूल। नर्व गैस ने बर्फ मानव को घेरा तो जरूर, लेकिन बर्फीले शरीर तक पहुंचने से पहले ही नर्व गैस जमकर तरल पदार्थ में बदल गई और नर्व गैस की बूंदें बर्फ में घुल मिल गई। अब क्रुद्ध बर्फ मानव ध्रुव को भी रास्ते से हटा देने पर उतारू हो गया। हालांकि ध्रुव इस बार सतर्क था, पर फिर भी धुंध की लहर उसके कंधों को छूती हुई निकल गई। बर्र! लग रहा है मैं एवरेस्ट पर खड़ा हूँ। इस प्राणी को रोक पाना असंभव लग रहा है। क्या मुझे जिंदगी में पहली बार हार माननी? एक मिनट, एक उपाय तो सूझ रहा है। क्यों न चलते चलते इसको भी आजमा लिया जाए। ध्रुव ने अपनी योजना पर अमल तुरंत करना शुरू कर दिया। उसने 13 नंबर कंटेनर के टूटे दरवाजे के लोहे के टुकड़ों को उठाया और कंटेनर के लोहे के दरवाजे के टुकड़े हवा में घूमते हुए बर्फ मानव के शरीर से टकराने लगे, पर नुकसान रत्ती भर का भी नहीं हुआ। लोहे के सारे टुकड़े बर्फीले शरीर में थोड़ी दूर धंसकर रुक गए। खच! फचाक! अब बर्फ मानव खतरनाक तरीके से ध्रुव की तरफ बढ़ा। ध्रुव अपना वार खाली जाता देखकर तेजी से भागा और बर्फ मानव की नजरों से ओझल हो गया। भाग गया। अच्छा ही हुआ, मैं इसे मारना नहीं चाहता था। अब मैं ये हीरो भरा बॉक्स ले जाकर डॉक्टर वायरस को सौंप दूं और उससे अपना हिसाब भी साफ कर। घर! तभी अपने पीछे एक घरघराहट सुनकर बर्फ मानव घूमा और पल भर के लिए हिलना भूल गया। विद्युत चुंबक लगी विशालकाय क्रेन लेकर ध्रुव उसकी तरफ बढ़ रहा था। भीमकाय क्रेन की बॉडी पर बर्फ मानव के वारों का कोई असर नहीं हो रहा था। बर्फ मानव के कुछ सोच पाने से पहले ही ध्रुव ने विद्युत चुंबक को चालू कर दिया। बर्फ मानव के शरीर में धंसे लोहे के टुकड़े विद्युत चुंबक से आकर्षित होने लगे और उनके साथ ही बर्फ मानव का बदन भी चुंबक से चिपक गया। खटाक! चुंबक के सामने बर्फ मानव की सभी शक्तियां बेकार थी। अब बताओ डॉक्टर वायरस के चमचे कि डॉक्टर वायरस मुझे कहां पर मिलेगा। सुनो लड़के, मुझे जाने दो। मैं डॉक्टर वायरस का सहयोगी नहीं हूं, पर मेरे लिए इन हीरो को डॉक्टर वायरस तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ऐसी क्या बात है? क्योंकि उसने मेरी पत्नी और बेटी का अपहरण कर लिया है। मेरा नाम डॉक्टर एम वर्गीस है। प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक डॉक्टर वर्गीस, आपकी ये हालत कैसे हो गई? पहले मुझे इस चुंबक से तो छुड़ाओ, फिर बताता हूँ। डॉक्टर वर्गीस ने ध्रुव को गुप्त लेबोरेटरी की तबाही तक की कहानी सुना दी। पर बर्फ में दबकर मैं मरा नहीं। बीटा वायरस के अजीबोगरीब असर ने मुझे जिंदा तो रखा, पर बर्फ मानव के रूप में बदल दिया। मुझे तो उस वक्त ये भी मालूम नहीं था कि मैं कितने दिन बेहोश रहा, लेकिन मुझे इतना पता था कि डॉक्टर वायरस का अड्डा राजनगर में ही कहीं पर है। होश में आते ही मैं नदियों के अंदर तैरता तैरता राजनगर तक आ पहुंचा। जिस वक्त तुम कोड़क से लड़ रहे थे, उसी वक्त संयोगवश मैं नहर के रास्ते से गुजर रहा था। कोड़क पर नजर पड़ते ही मैं समझ गया कि ये प्राणी डॉक्टर वायरस का आदमी है। मैं उसको बेहोश करके अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि उससे डॉक्टर वायरस का पता मालूम कर सकूं। पर तुम्हारे होश में आ जाने से और हॉस्पिटल स्टाफ के घटनास्थल पर पहुंच जाने से मुझे खाली हाथ भागना पड़ा। और फिर जब तक मैं डॉक्टर वायरस को ढूंढ पाता, उसने मेरे परिवार का अपहरण कर लिया और उनको मारने की धमकी देकर मुझे इस डकैती के लिए भेज दिया। ओह, यानी मुझको डकैती पड़ने की सूचना डॉक्टर वायरस ने ही भेजी थी। उसको पूरा यकीन होगा कि आप मुझे डॉक्टर वायरस के रास्ते से हटा देंगे। अब मुझे समझ में आ रहा है। आप वनपुत्र को होश में लाइए, फिर मैं डॉक्टर वायरस को ठिकाने लगाने की योजना बनाता हूँ। और इसी वक्त ये देखो डिप्टी,
मैंने बीटा वायरस में और सुधार करके बीटा वायरस प्लस बना लिया है। तुम शकूरा को बुलाओ और हाँ, क्लोरोफॉर्म तैयार रखना। और लेबोरेटरी से थोड़ी दूर पर मुख्य इमारत के पास एक नया घटनाक्रम शुरू होने वाला था। उफ, इतनी कड़ी धूप में पहरेदारी, क्या जिंदगी है। पसीने की धारें बह रही हैं। इस समय तो हम लोगों को हिल स्टेशन की बर्फीली वादियों में होना चाहिए था। अगले ही पल दोनों पहरेदारों की इच्छा राजनगर में ही पूरी हो गई। दुनिया की सबसे अजीबोगरीब टीम अपना कमाल दिखाने आ चुकी थी। ये दोनों तो गए। मेरी पत्नी और बेटी उस कमरे में कैद है, पर वहां तक पहुंचा कैसे जाए, वो तो मुझ पर छोड़ दो। वनपुत्र का आदेश पाकर एक बेल तेजी से दीवार पर चढ़ने लगी। सर, खिड़की तक पहुंचकर बेल सलाखों पर लिपटी और पूरी खिड़की दीवार से अलग हो गई। कड़ाक, मम्मी। और देखते ही देखते बेल ने दोनों को अपनी गिरफ्त में लेकर उनको सुरक्षित खिड़की के बाहर खींच लिया। लेकिन इसी वक्त डॉक्टर वायरस अपने डिप्टी के साथ लैब से बाहर निकल आया। बेचारा शकूरा क्लोरोफॉर्म सूंघते ही चित हो गया। उसको तो बीटा वायरस प्लस के इंजेक्शन का दर्द तक महसूस नहीं हुआ होगा, पर मेरा प्रयोग कामयाब रहा। शकूरा अब वही बन गया है जो मैं चाहता था। अब मुझे इस वायरस का उत्पादन बड़े पैमाने पर करना है, और ऐसे कम से कम 5000 प्राणियों की फौज। डॉक्टर वायरस बोलते बोलते चुप हो गया, क्योंकि उसके सामने बर्फ मानव के साथ ध्रुव खड़ा था। ओहो, तो तुम आ गए और ध्रुव को भी साथ ले आए। वेरी गुड, पर वे हीरे कहाँ हैं? बर्फ मानव मुझे लेकर नहीं आया है डॉक्टर वायरस, बल्कि मैं इसको लेकर आया हूँ। और तुम्हारे हीरे इधर हैं। ये तो वही जंगली है और इसके साथ मेरे दोनों कैदी हैं। यानी तेरा खेल खत्म हो गया है दुष्ट। ऐसा तुम समझते हो जंगली? डिप्टी, भून डालो इन सबको। गोलियां चली तो जरूर, पर अपने निशाने तक पहुंचने से पहले एक बर्फ की दीवार से जा लड़ी। मशीन गन डिप्टी के हाथों से छिन गई और एक भीषण मुक्के ने उसको बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। धाड़। अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर वायरस। पर तभी डॉक्टर वायरस चीख उठा, शकूरा, अटैक! और अगले ही पल लेबोरेटरी की दीवार को तोड़ती हुई जो आकृति बाहर निकली, धड़ाक! उसे देखकर यह कहना मुश्किल था कि वो वृक्ष है या मानव, या फिर वृक्ष मानव। ओह, अपने बीटा वायरस का इतना घातक उपयोग तो मैं सोच भी नहीं सकता था। रुको बर्फ मानव, ये जो कुछ भी है इस समय पेड़ के रूप में है, और इस रूप में इसको वनपुत्र का आदेश मानना ही पड़ेगा। ठहरो, वहीं पर रुक जाओ। लेकिन वनपुत्र के आदेश का वृक्ष मानव पर कोई असर नहीं पड़ा, और अगले ही पल वनपुत्र के सिर पर एक धमाका हुआ। भड़ाम! इससे तुम लोग जीत नहीं सकते। इस पर तुम्हारी शक्ति अब बेअसर है। अब भी हार मानकर मेरे शरण में आ जाओ बच्चों। कभी नहीं, इसको तो मैं रोकूंगा। वृक्ष मानव के पैरों को बर्फ ने धरती पर जमा दिया, लेकिन यह बंधन वृक्ष मानव को रोकने के लिए काफी नहीं था। कड़ाक! अब बर्फ मानव ने अपने शरीर के तापमान को और नीचे गिरा दिया, और वृक्ष मानव का पूरा शरीर बर्फ की तहों से लिपटने लगा। बर्फ मानव को पूरा यकीन था कि उसका ये वार खाली नहीं जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ये क्या? ये नहीं हो सकता। मेरी बर्फ कैद को कोई भी नहीं तोड़ सकता। ये भी उसी बीटा वायरस की पैदाइश है जिसने तुमको बर्फ मानव बनाया है, इसलिए तुम्हारे किसी भी वार का इस पर असर नहीं होगा। पर तुम पर इसके वारों का असर होगा या नहीं, ये कह पाना मुश्किल है। वृक्ष मानव की भुजाएं बर्फ मानव पर आकर कस गई और उसका शरीर कसने लगा। पकड़ बहुत जबरदस्त थी। बर्फ मानव को अब अपना शरीर अंदर से कड़कड़ाता हुआ महसूस हो रहा था। कड़कड़ाक! कि तभी उड़ता हुआ एक शरीर वृक्ष मानव के पैरों से आ टकराया, और वृक्ष मानव अपना संतुलन खोकर जमीन पर आ गिरा, और उसी पल बेशुमार लताएं और झाड़ियों ने उसके शरीर को जमीन से बांध दिया। वनपुत्र होश में आ चुका था, और उसकी आश्चर्यचकित आंखों के सामने एक हल्के से झटके से सभी बंधनों की जड़ें जमीन से बाहर आ गई। चट चटैक! ओह, इसने तो मेरे सभी वारों को बेकार कर दिया। ये आग उगलने वाला हथियार, ये इसको जरूर खत्म कर देगा। वनपुत्र ने शिकारियों को बंदूक चलाते तो कई बार देखा था, पर वो खुद आज पहली बार गोलियां दाग रहा था, और उसका ये पहला प्रयास ही बेकार साबित हुआ। तड़ 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 तड़! सारी गोलियां कड़े तने में धंसकर बेकार हो गई। हा हा हा! मूर्खों, मेरे वृक्ष मानव पर तो बम और मिसाइल भी बेकार है। इन छोटी मोटी गोलियों से तो इसको खरोच तक नहीं लगेगी, पर अब ये तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर इस पर अल्ट्रावायलेट किरणें डाली जाएं तो वे बीटा वायरस को नष्ट कर देंगी और ये अपने असली रूप में आ जाएगा। नहीं ध्रुव, मेरे बीटा वायरस पर अल्ट्रावायलेट किरणें बेअसर है। ऐसे तो ये सचमुच हम सबकी मौत बन जाएगा। अब हमको अपनी सम्मिलित शक्ति लगानी होगी।
पर अब हम क्या कर सकते हैं? वनपुत्र, जिस तरह से मनुष्य और पशुओं की रगों में खून बहता है, उसी तरह पेड़ पौधों की नालिकाओं में भी पानी बहता है। अगर किसी तरह से इसके शरीर से वो पानी बाहर निकाल दिया जाए तो ये बेदम हो जाएगा। पानी बाहर कैसे निकलेगा? देखो वनपुत्र, ये सरकंडे की झाड़ियां ये पानी को भी सोखती है और तुम्हारा आदेश भी मानती है। मैं समझ गया ध्रुव, अब तुम देखो। वनपुत्र का इशारा पाते ही सरकंडे की नलियां और भी लंबी होकर सर सर खरड़ जड़ों के रास्ते वृक्ष मानव के तने जैसे शरीर में प्रविष्ट हो गई और पानी चूसने लगी। वृक्ष मानव कराहकर तेजी से दूर भागा, पर सरकंडे भी उसके साथ साथ लंबे होते गए और कुछ ही मिनटों में सरकंडों ने वृक्ष मानव के शरीर का सारा पानी सोख लिया। वो लड़खड़ाकर जमीन पर आ गिरा, पर अब भी उसमें थोड़ी सी जान बाकी थी। अरे, ये उस फव्वारे की तरफ बढ़ रहा है पानी के लिए। अगर इसके शरीर में पानी दोबारा पहुंच गया तो फिर हमारी जानें नहीं बचेंगी। बर्फ मानव। ध्रुव का इशारा समझकर बर्फ मानव ने अपने शरीर का तापमान और नीचे गिरा दिया। उसके हाथों से धुंध की लहर निकली और फव्वारों का पानी जमने लगा। वृक्ष मानव की जड़ें पानी तक पहुंच पाने से पहले ही पूरा पानी जम चुका था। वृक्ष मानव ने अपनी ताकत के आखिरी कतरे का इस्तेमाल करते हुए खड़ा होने की कोशिश की और वो दोबारा उठने लायक नहीं रहा। वाह ध्रुव, तुम्हारी योजना की बदौलत हमने इस खतरनाक और अजय प्राणी को भी मात दे दी। वो तो ठीक है वनपुत्र, लेकिन डॉक्टर वायरस किधर गया? लगता है कि वो वृक्ष मानव की पिटाई देखकर भाग खड़ा हुआ। वो समझ गया होगा कि उसका तुरुप का पत्ता भी तुम्हारे दिमाग के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन ये तो बहुत बुरा हुआ। वो बीटा वायरस का रहस्य अपने साथ ही लेता गया है और ये पूरी मानवता के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। नहीं ध्रुव, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान मैं बीटा वायरस की कार्ड भी ढूंढ लूंगा। आखिर मुझे भी तो अपने असली रूप में वापस आना है और इस बेचारे शकूरा को भी डॉक्टर वायरस के चुंगल से आज़ाद कराना है। ध्रुव की जिंदगी का एक और अभियान सफलता पर खत्म हुआ, पर उसके जानी दुश्मनों में एक नया नाम जुड़ गया था, डॉक्टर वायरस। इस छोकरे ध्रुव ने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए, मेरी वायरल फौज को खत्म कर दिया। मैं बदला लूंगा, जरूर लूंगा, और वो प्रतिशोध इतना खतरनाक होगा कि पूरी दुनिया कांप उठेगी। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी डॉक्टर वायरस कॉमिक्स की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।